एपिसोड की शुरुआत एक हल्के फुल्के लेकिन दिलचस्प माहौल से होती है, जहां अदिति के दोस्तों ने ऋषि के लिए एक मजेदार खेल का आयोजन किया है। इस खेल की योजना कुछ इस तरह से बनाई गई है कि कमरे में मौजूद सभी लड़कियों को एक कतार में खड़ा किया जाता है और ऋषि की आंखों पर एक पट्टी बांध दी जाती है ताकि वह देख न सके कि वह किससे मिल रहा है। रिद्धि खुद आगे बढ़कर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और सबको बता दिया जाता है कि इस खेल की विजेता को एक खास इनाम मिलेगा। माहौल में एक हल्की सी उत्तेजना और उत्सुकता छा जाती है और सभी लड़कियां इस अनोखे खेल में भाग लेने को तैयार हो जाती हैं। सभी की नजरों में झनक तब आती है जब वह एक कोने में खड़ी चुपचाप तमाशा देख रही होती है। वह इस खेल में भाग लेने के मूड में नहीं होती, लेकिन अर्शी उसकी ओर बढ़ती है और जोर देकर कहती है कि उसे भी इस खेल में शामिल होना चाहिए। पहले झनक मना करती है, पर अदिति भी शालीनता से उससे आग्रह करती है कि वह भाग ले, जिससे इनकार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। थोड़े हिचकिचाते हुए झनक भी बाकी लड़कियों की लाइन में खड़ी हो जाती है। इस बीच कैमरा दूसरी ओर कट करता है, जहां अर्शी अनिरुद्ध के साथ खड़ी होती है और उसे अपनी एक योजना के बारे में बताती है। वह कहती है कि उसका इरादा झनक को घर के हर मामले में शामिल करने का है ताकि ऋषि की बातों को गलत साबित किया जा सके। वह झनक के पिता को लेकर भी अपने संदेह जताती है और सोचती है कि कहीं नूतन ने अपने फायदे के लिए या बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए उसके पिता के बारे में कोई झूठ न बोला हो। अनिरुद्ध, जो अब तक शांत दिखाई देता है, साफ कहता है कि उसका झनक या उसके परिवार से कोई संबंध नहीं है। अर्शी उसकी बातों को पूरी तरह मानने को तैयार नहीं दिखती, लेकिन वह जाहिर करती है कि उसके इरादे में कोई बदलाव नहीं होगा। वह चाहती है कि झनक घर की प्रमुख गतिविधियों का हिस्सा बने ताकि अदिति और ऋषि दोनों उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज न कर सकें। फिर से खेल की ओर लौटते हैं, जहां ऋषि अब एक एक करके लड़कियों के हाथों को छूकर यह पहचानने की कोशिश करता है कि कौन सी अदिति है। वह हाथ छूते समय हल्के फुल्के मजाक करता है और बार बार कहता है कि वह अदिति को पहचान लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह खेल मजाकिया होने के साथ साथ एक तरह का भावनात्मक इम्तिहान भी बनता जा रहा है, जहां हर कोई देखना चाहता है कि ऋषि कितनी गहराई से अदिति को जानता है। ऋषि धीरे धीरे लड़कियों की लाइन में आगे बढ़ता है और आखिर में जब वह आखिरी दो हाथों पर पहुंचता है तो उसे पूरा यकीन होता है कि इनमें से एक अदिति का ही है। वह बहुत आत्मविश्वास के साथ एक हाथ पकड़ता है और कहता है कि यह हाथ अदिति का ही है। लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखों से पट्टी हटाता है, उसके सामने जो चेहरा आता है उसे देखकर वह हक्का बक्का रह जाता है। यह चेहरा अदिति का नहीं बल्कि झनक का होता है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग चौंक जाते हैं, खासकर अदिति, जो यह सब देख रही होती है। झनक खुद भी इस स्थिति से असहज महसूस करती है और तुरंत पीछे हटने की कोशिश करती है। वह ऋषि को समझाने लगती है कि उसने यह सब अर्शी और अदिति के कहने पर किया और उसका कोई इरादा नहीं था उसे भ्रमित करने का। ऋषि उसकी बात सुनता है, लेकिन उसका चेहरा अब भी हैरानी और उलझन से भरा होता है। अदिति इस पूरे घटनाक्रम को देखकर बेहद असहज हो जाती है। वह चुपचाप वहां से हट जाती है और किसी से कुछ कहे बिना बाहर चली जाती है। इस पूरे दृश्य में जो बात सबसे गहरी होती है वह यह है कि झनक का नाम लिए बिना भी सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। उसकी उपस्थिति अब अचानक से सबके बीच मायने रखने लगती है, जबकि वह खुद नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। दूसरी ओर अर्शी अपनी योजना में एक कदम आगे बढ़ चुकी होती है। उसके लिए यह एक मौका था झनक को सामने लाने का, और वह उसमें सफल होती नजर आती है। अब जबकि ऋषि ने अदिति की जगह गलती से झनक का हाथ चुना है, वह यह सोचने पर मजबूर होता है कि क्या वाकई वह अदिति को पहचानता है या उसके मन में कहीं न कहीं कोई और भावना भी जगह बना रही है। यह स्थिति केवल एक खेल नहीं रह जाती बल्कि एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां रिश्तों की परतें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। झनक, जो अब तक खुद को सबसे अलग और दूर रखने की कोशिश करती आई है, अब अनजाने में सबके केंद्र में आ जाती है।
और अदिति, जिसे हमेशा ऋषि के प्यार और ध्यान का केंद्र माना जाता रहा है, वह अब एक ऐसी परिस्थिति में पहुंचती है जहां उसे खुद पर और ऋषि पर भरोसा करना मुश्किल लगने लगता है। इस घटना के बाद जो चुप्पी छा जाती है वह कई सवालों को जन्म देती है। क्या ऋषि अब झनक को अलग नजर से देखने लगेगा? क्या अदिति और ऋषि के रिश्ते में अब कोई खटास आ जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अर्शी वाकई झनक को सामने लाकर अपने मकसद में सफल हो पाएगी या यह सब किसी और दिशा में मुड़ जाएगा? एपिसोड का यह भाग जहां एक खेल से शुरू होता है वहीं भावनाओं के एक जटिल जाल में तब्दील हो जाता है। हर किरदार की भावनाएं, मंशाएं और उलझनें एक दूसरे में गुंथ जाती हैं और यहीं से झनक की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसी शुरुआत जहां वह अब केवल एक दर्शक नहीं बल्कि इस कहानी की अहम किरदार बन जाती है। बाद के दृश्यों में कहानी एक भावनात्मक मोड़ लेती है। उस असहज खेल के बाद ऋषि जब अदिति को अकेला बैठा पाता है तो वह बिना किसी औपचारिकता के उसे रात के खाने पर साथ आने का न्योता देता है। वह उस खेल की घटना को ज्यादा तवज्जो नहीं देता और बात को हल्के अंदाज में टाल देता है, लेकिन अदिति का मन अभी भी भारी होता है। वह इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पाती कि झनक का हाथ पकड़ने की ऋषि की गलती ने उसे कहीं न कहीं झकझोर दिया है। आखिरकार वह अपने मन की बात कह ही देती है और स्वीकार करती है कि उसे ऋषि को खो देने का डर सताने लगा है। उसकी आवाज में एक खामोश बेचैनी और आंसुओं में डूबी हुई ईमानदारी होती है। ऋषि, जो अदिति के साथ हमेशा सच्चा और संवेदनशील रहा है, तुरंत उसकी चिंता को समझता है और उसे दिलासा देता है। वह स्पष्ट करता है कि झनक को लेकर उसका कोई व्यक्तिगत या भावनात्मक जुड़ाव नहीं है और वह उसे अपनी पत्नी मानता भी नहीं। वह यह भी बताता है कि झनक उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि उसकी मां नूतन ने मरने से पहले उससे वादा लिया था कि वह झनक का ध्यान रखेगा। यह बात ऋषि के लिए केवल एक नैतिक दायित्व है, न कि कोई भावनात्मक संबंध। अदिति, जो अब तक चुपचाप सब सुन रही होती है, पहली बार खुलकर नूतन की आलोचना करती है। वह कहती है कि किसी अनजान आदमी पर एक बेटी की पूरी जिम्मेदारी डालना न तो समझदारी थी और न ही न्यायसंगत। उसे लगता है कि नूतन और झनक दोनों ने उनके परिवार की सहानुभूति और संसाधनों का अनुचित लाभ उठाया है। ऋषि, जो अब तक शांत था, धीरे से जवाब देता है कि जब कोई मृत्युशैया पर होता है तब वह झूठ नहीं बोलता। उसके लिए यह बात काफी है कि नूतन ने उसे भरोसे के लायक समझा और झनक ने आज तक कभी अपने हक के लिए कोई दावा नहीं किया, न ही अनिरुद्ध को अपना पिता साबित करने की कोशिश की। इसलिए उसे यह मुद्दा उठाने की कोई जरूरत नहीं दिखती। ऋषि अपने शब्दों को बहुत संयमित और शांत स्वर में रखता है, लेकिन अदिति की आंखों में अब भी संशय है। यह देखकर वह एक कदम आगे बढ़ता है और माफी मांगता है कि यदि उसकी वजह से अदिति को कभी भी उपेक्षित या असुरक्षित महसूस हुआ हो तो वह आगे से बहुत सावधान रहेगा। वह वादा करता है कि कोई भी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अदिति, जो अब तक अपने मन की उथल पुथल से जूझ रही थी, इस माफी और आश्वासन को स्वीकार करती है, लेकिन सख्ती से कहती है कि वह इसे आखिरी मौका मान रही है। यह संवाद उनके रिश्ते की एक ईमानदार झलक देता है, जहां भावनाएं गहरी हैं लेकिन भरोसे की नींद थोड़ी डगमगाने लगी है। इसके बाद रात के खाने का दृश्य सामने आता है, जहां हल्का फुल्का माहौल होता है। अदिति के दोस्त अब ऋषि को चिढ़ाना शुरू करते हैं कि वह अपनी प्रेमिका का हाथ तक नहीं पहचान पाया। सभी खिलखिलाते हैं और मजाक मजाक में कुछ पुराने किस्से भी छेड़े जाते हैं। इसी दौरान अर्शी एक घटना सुनाती है जब एक पार्टी में अनिरुद्ध ने गलती से उसकी एक दोस्त को अपना दोस्त समझ लिया था। यह सुनकर अदिति चौंक जाती है और उसकी आंखों में हल्की सी असहजता झलकती है, मानो कुछ नया सोचने पर मजबूर हो गई हो। डिनर टेबल पर सब बैठ चुके होते हैं जब अर्शी झनक को डिनर में शामिल होने का आग्रह करती है। पहले तो झनक मना करती है, लेकिन जब अर्शी बार बार कहती है और अदिति भी कुछ नहीं कहती तो वह झिझकते हुए ही सही, लेकिन टेबल की ओर बढ़ जाती है। झनक की चाल और हाव भाव में अब भी असहजता साफ दिखाई देती है। वह अब भी इस परिवार का हिस्सा बनने से झिझक रही होती है,
मानो खुद को एक बाहरी व्यक्ति मानती हो। जब वह बैठती है तो कांटे और चाकू का इस्तेमाल उसे ठीक से नहीं आता और वह इस बात को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह खाना उठाने की कोशिश करती है, प्लेट फिसल जाती है और खाना टेबल पर बिखर जाता है। कुछ हिस्सा ऋषि के कपड़ों पर भी गिर जाता है और कुछ टेबल क्लॉथ पर। यह दृश्य शुरू में असहज हो जाता है, लेकिन फिर अचानक सब हंसने लगते हैं। किसी के चेहरे पर ताना नहीं होता, बल्कि माहौल हल्का हो जाता है। खुद ऋषि भी मुस्कुरा देता है और झनक को समझाता है कि उसे मदद लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए। यह दृश्य न केवल झनक की मासूमियत को उजागर करता है, बल्कि बाकी लोगों की प्रतिक्रिया भी दिखाती है। कुछ लोग सहानुभूति से देखते हैं तो कुछ अब भी संशय में हैं। डिनर टेबल पर यह घटना एक छोटी सी हलचल तो पैदा करती है, लेकिन पूरे दिन की गंभीरता और भावनात्मक उतार चढ़ाव के बाद यह एक ताजगी भरा मोड़ बन जाती है। एक ओर यह दृश्य झनक को सामाजिक दायरे में थोड़ा और आगे बढ़ने का मौका देता है, वहीं दूसरी ओर ऋषि और अदिति के रिश्ते में थोड़ी राहत लेकर आता है। एपिसोड का अंत धीरे धीरे उस स्थिति पर होता है जहां सब अपने अपने ढंग से दिन की घटनाओं को पचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। झनक, जो अब तक हर स्थिति में पीछे रहती आई है, अब अनजाने में सभी की बातचीत और घटनाओं का केंद्र बन चुकी होती है। अर्शी की योजनाएं धीरे धीरे रंग लाने लगी हैं, लेकिन अदिति की आंखों में अब भी शक की एक लकीर मौजूद है। ऋषि के दिल और जिम्मेदारी के बीच जो खिंचाव है, वह अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है, लेकिन संकेत मिलने लगे हैं कि कहानी अब सीधी नहीं रहने वाली। झनक, जो अब तक एक अनचाहा नाम था, अब उस घर की हर बातचीत, हर रिश्ते और हर निर्णय में किसी न किसी रूप में शामिल होने लगी है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है।